अस्सलाम वालेकुम। डॉन न्यूज़ के साथ मैं हूं अली मुअज़्ज़म और मैं हूं समिया लियाकत। हेडलाइंस आपने जानी और अब इन खबरों की तफसील। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जियो और जंग ग्रुप के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। इसमें कोई मीडिया हाउस की बात नहीं है, ये कर नहीं सकते। अगर कोई और भी कर रहा था वो भी गलत कर रहा है, ये नहीं कर सकते आप, क्योंकि इसका मतलब कि आप मुल्क का अगर इस वक्त 10 साल से पाकिस्तान जंग लड़ रही है, हमारे मुल्क तबाही की तरफ खड़ा हुआ है। इस जंग की खुद गवर्नमेंट कह रही है $100 अरब का नुकसान हो चुका है। तो आप अगर किसी उन लोगों से पैसे ले रहे हैं जो चाहते हैं कि जंग जारी रहे, तो क्या मैं सवाल, और मेरी तरह के लोग जो 10 साल से कह रहे हैं कि ये गलत और तबाही हो रही है और हुई, हमें कहें तालिबान खान है और यहाँ कहें अमन की आशा कर लो, इधर की जो अमन की बात करे उसे, तो क्या ये इजाजत मिलनी चाहिए? नहीं इजाजत मिलनी चाहिए। इधर से ले लें। हाँ मुमताज जी, सॉरी खान साहब, ये बताएं, आपने जो कहा कि इसका ऑडिट हम कराएंगे, और ऑडिट का कितना अरसा होगा? नहीं, हमने कहा गवर्नमेंट को कराना चाहिए, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और गवर्नमेंट कितने अरसे में आप कराए, कितने अरसे में आप बाउंड करते हैं, और अगर नहीं कराती तो फिर आपका इकदाम क्या होगा? देखिए, ऑडिट हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और अगर ये सारी चीज़ें अगर हमारी ठीक निकलती हैं, इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और लाठीचार्ज जो कल हुआ है उस हवाले से इलेक्शन कमीशन के बाद, उसके बाद का क्या लाएमल है, और 25 मई को जो दोबारा फैसलाबाद का प्रोग्राम हो रहा है उस हवाले से 25 अप्रैल को 25 मई को इंशाल्लाह आप देखेंगे बड़ा हमारा 25 को जलसा कर रहे हैं हम, और उससे धोबी घाट में हम अभी जिस तरह पंजाब पुलिस ने किया रोकने के लिए बसों को जो आने से पहले, मैं आज उनको कह रहा हूँ कि ये जमहूरी हक है एक पॉलिटिकल पार्टी का, ये ना करें। आप ये जब लोगों को एक जमहूरी रास्ता नहीं देते, खुद ही आप कौम को इंतशार की तरफ लेके जाते हैं। हम आराम से पुरअमन एहतजाज, आपने देख लिया इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज था। जी मेरा सवाल इधर भी ले लो। खान साहब, आपने कहा, आपने तो बड़ी तफसील बयान की 2010 से, लेकिन आपने ये भी कहा कि 2013 के इलेक्शन में आपके खिलाफ कैंपेन चलाए गए आपके, तो इसमें एक साल जब गुजरा है, तो आपने जब यूं ही हामिद मीर वाला वाकया हुआ है, इसके बाद से ये सारा पूरी तौर पर ये गलत, ये आप या तो एक साल से स्टेटमेंट्स नहीं देख रहे। नवाज शरीफ मेरे पास 3 दिन बाद आए थे इलेक्शन के बाद, जब मैं हॉस्पिटल में था। आप उधर देख लें कि 4 हल्के की उधर से बात शुरू हुई, और मुस्बत बात 4 हल्के, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गई, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में हमारे 65 थे, उनको भी हम कहते रहे 4 कर दो। हमने 2100 पेज का वाइट पेपर दिया, सबूत दिया, उसके पार्लियामेंट में लेके गए। ये 1 साल से करते आ रहे हैं। अगर आपको इसका पता नहीं चल रहा, अगर आपको इसका, ये आपका कसूर है। जी वाइट पेपर में जियो का जिक्र है हमारे किसी पर, 5वां पेज पढ़ लें आप। जी, ये है कि पार्लिमानी जमहूरियत में पार्लियामेंट एक बेहतरीन फोरम होता है इश्यूज को डिस्कस करने का। पिछले दिनों यहाँ इजलास तकरीबन कोई 3 हफ्ते इजलास चलता रहा है। आप एक तहरीक चला रहे हैं, वो एक अलग बात है, वो आपका जो भी उस पर इशू है, लेकिन इस दौरान पार्लियामेंट में आपकी जमात इस तमाम मसले को उस तरह से नहीं उठा सकी जैसे उठाना चाहिए था, जैसे आप इस बात में डिस्कस कर रहे हैं। आपने इस दौरान तकरीबन 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, आप मीडिया में आते रहे, लेकिन पार्लियामेंट के इजलास में मेरा ख्याल है शायद आपने सिर्फ एक दिन शिरकत की है। इतनी तवील सियासत है आपकी सिर्फ इसलिए कि आप पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब हो जाएं। अब आपकी जमात बहुत अच्छी अक्सरियत के साथ वहाँ मौजूद है। मेरी स्ट्रगल, आप क्यों पार्लियामेंट को नजरअंदाज कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ की तरह आप रिकॉर्ड बना रहे हैं पार्लियामेंट से गायब रहने की। मेरी स्ट्रगल पार्लियामेंट में आने की नहीं है, मेरी स्ट्रगल है पाकिस्तान को एक नया पाकिस्तान बनाने के लिए। बदकिस्मती से जो पार्लियामेंट है, जो पिछली पार्लियामेंट्स थी, जब तक चीफ एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट के अंदर नहीं आता, पार्लियामेंट की इफेक्टिवनेस कभी रही नहीं है। मुशर्रफ चीफ एग्जीक्यूटिव था, या शौकत अजीज थे, या चौधरी शुजात थे, वो आते थे, उनकी पार्लियामेंट बिल्कुल डमी बन गई। उसके बाद आसिफ जरदारी के पास पावर थी, यूसुफ रजा लगानी, पार्लियामेंट डमी बन गई, फैसले बाहर हो रहे थे। अब मियाँ साहब पार्लियामेंट में आते नहीं हैं, तो मेरा पार्लियामेंट में जाके मैंने क्या करना है?
खान साहब मेरा हम वो करते हैं, लेकिन जमात को लीड करें ये इशू यहाँ पार्लियामेंट ये सारी चीजें उठाई हैं। पार्लियामेंट पहले दिन जब पार्लियामेंट में गया, पहले दिन अभी मेरे वो चढ़ा हुआ था, तब जाके मैंने 4 हलकों का काम, मैंने कहा जी देखें हम इलेक्शन मान गए, सिर्फ धांधली नहीं मानी और अगले इलेक्शन ठीक करने के लिए। और मैं आप सबके सामने कह दूं कि हामिद मीर से जो बात मैंने इजाज़त ली कहने के लिए, बाकी उसने बातें बताई हैं वो इंशाल्लाह हामिद मीर आपको खुद ही बताएगा, लेकिन जो एक इजाज़त ले ली मैंने बात की वो ये, उनकी नई किताब निकल रही है। उस किताब का मेन चीज़ क्या उन्होंने लिखी है, उन्होंने कहा 2013 में इंतहा की धांधली हुई है। उन्होंने उस किताब में लिखा है कि उन्होंने कैपिटल टॉक में अपना वो मोर दिखाई, जो मोर किसी के पास होनी चाहिए, उनको पास मोर कैसे आ गई जिससे ठप्पे लग रहे थे। उन्होंने कहा, और जो मैं कह रहा हूं कि जब तक आप एहतसाब 2013 की इलेक्शन का नहीं करेंगे, इस मुल्क का इलेक्टरल प्रोसेस ठीक नहीं हो सकता। अगले बारी सिर्फ हमारे पास ये चॉइस होगी कि या तो हम इलेक्शन का बॉयकॉट करें और या फिर हम धांधली में उनसे मुकाबला करें, क्योंकि आप ऐसे साफ और शफाफ इलेक्शन इस इलेक्शन कमीशन के तहत जिसको रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि सारी पार्टीज क्या बैठी हैं, धांधली हुई। वक्त आ गया है आगे बढ़ने का। खान साहब मेरा सवाल आपसे, इस कॉन्टेस्ट से हटके आपकी जो मीडिया आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 11 मई 2013 को इलेक्शंस के दौरान आपका एक पीटीआई का कारकुन रावलपिंडी में शहीद हुआ, आप उनके घर भी गए, वहाँ पे आपने उनके लवाकिन के साथ आप मिले भी, आपने वहाँ कहा था कि हम इस कारकुन को इंसाफ दिलाएंगे। 1 साल गुजर गया, क्या आप उसको कोई इंसाफ दिला सकते? उस्मान के लिए हमने पैसे इकट्ठे किए, हमने पैसे दिए, हमने वकील के लिए किया, हम पूरा उस्मान के साथ खड़े हैं और एंड तक खड़े रहेंगे। और हम जब तक के जो आदमी जिसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, बोला टिका आखिरी इधर उधर चले जाओगे। अच्छा मुझे पता है जियो के बैठे हुए हैं, खुद आपके साथ हमारी लड़ाई नहीं है, आपसे नहीं है लड़ाई। हर बार मुझे उल्टे सीधे ना सवाल पूछो। चाय की दावत पर कब जा रहे हैं आप? मुबश्शिर लुकमान 1 साल से जमात लगा रहे हैं, जो आज भी आपने इल्जाम लगाए, पहले भी लगाए। जियो मुबश्शिर लुकमान के खिलाफ कोर्ट में गया हुआ है, तो आप उसमें फरीक क्यों नहीं बनते? ये सारे मामलात में आप सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट में क्यों नहीं जाते? अब तक इल्जामात ही लगाने, लेकिन कोर्ट में नहीं गए, प्रूफ नहीं किया, आप इसका हिस्सा क्यों नहीं बन जाते? या तो जो जियो ने भी किया हुआ मुबश्शिर लुकमान के खिलाफ, ये क्या एक मिनट शाकिर, आपके मुझे एक चीज़ बताओ कि मैंने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ केस किया हुआ, उसने मुझे कहा था शौकत खानम से मैंने कोई पैसे का किया है। 2 साल हो गए हैं, मैं वकीलों पे पैसे खर्च कर चुका, केस ही नहीं लग रहा। अब मैं 2 साल और इंतजार करें या अगली इलेक्शन की इंतजार करें? जी साहब, जी साबिर शाकिर साहब, जियो पिटीशन फाइल करता रहा, अपनी शकील वापस लेता रहा, जो ही वो उसे महसूस होता कि मैं झूठा हूँ, वो पिटीशन वापस ले लेता। अभी तक किसी अदालत में उसने कोई जवाब ही सबमिट नहीं करवाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भागता है, सिंध हाई कोर्ट चला जाता है, सिंध हाई कोर्ट से जवाब होता है लाहौर हाई कोर्ट, वहाँ से उसकी डिसमिस होती है, कहीं और चला जाता है। नहीं आपने करना, आपने नहीं, आपने इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपको बताया है कि जंग ग्रुप को कहाँ से फंडिंग आई, उन्होंने ये कहा है और ये भी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इन तमाम तर बातों की तहकीकात करे। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान ने जंग और जियो के खिलाफ सबूत मीडिया के सामने पेश किए और जियो और जंग ग्रुप पर बैरून मुल्क से फंड लेने के इल्जाम आयद किया। जियो ने अमन की आशा के लिए अरबों रुपये लिए, मीर शकील पर मीडिया हाउस को अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम भी लगाया। इमरान खान जियो और जंग ग्रुप के खिलाफ सबूत लेकर बैठे तो खूब जम कर बोले। कहने लगे जंग ग्रुप 1 अरब 80 करोड़ रुपए का डिफॉल्टर है। दुबई में अरबों रुपए के घर में रहने वाले मीर शकील पाकिस्तान के किंग मेकर हैं। इल्जाम लगाया कि जियो ने अमन की आशा के लिए अरबों रुपए लिए। हमारे पास पूरी फिगर है कि ये इनके पास पैसा आया और हमारे पास फिगर्स पड़ी हुई हैं कि इन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट से पैसे लिए, इन्होंने अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट से पैसे लिए, इन्होंने पूरा एक पूरा पलंदा भेजा कि क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए वॉइस ऑफ अमेरिका से पैसा लिया, जो कि अमेरिकन फंडेड है।
عمران خان نے جیو پر 11 مئی الیکشن میں نون لیگ کی مدد کرنے کا الزام بھی لگایا اور کہا کہ ISI چیف کے خلاف مہم سوچی سمجھی سازش تھی۔ میر شکیل ملک دشمن ہیں جو نون لیگ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میر شکیل الرحمان اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے میڈیا ہاؤس کو استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن یہ تو فنڈنگ ان لوگوں سے لے رہے ہیں جو ادھر کہہ رہے ہیں امن کرو ہندوستان سے اور ادھر کہہ رہے ہیں ڈو مور کرو۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیا کوئی ملک اپنے ملک میں اجازت دیتا ہے کہ فورن فنڈنگ کر کے ایک ملک کا ایجنڈا سیٹ کیا جائے؟ عمران خان نے کہا کہ کوئی قوم اجازت نہیں دیتی کہ باہر سے پیسہ لے کر ملک کا ایجنڈا سیٹ کیا جائے۔ جیو سپر کو کرکٹ رائٹس کا تحفہ دینا بھی غیر قانونی ہے۔ جیو کے متنازع پروگرام کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا۔ سنی اتحاد کونسل نے توہین آمیز مواد نشر کرنے پر سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ اسلام آباد اور لاہور سمیت مختلف شہروں کی عدالتوں نے چینل کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ پاکستان بھر کی بار کونسلز نے جیو دیکھنے سے انکار کر دیا۔ گستاخانہ پروگرام نشر کرنے پر جیو کے خلاف سنی اتحاد کونسل نے عدالت عظمیٰ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا آئین کی شیخ 184 کی ذیلی شیخ 3 کے تحت درخواست دائر کرنے خود سپریم کورٹ پہنچے۔ سنی اتحاد کونسل کا کہنا ہے کہ جیو چینل نے اہل بیت کی شان میں گستاخی کر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح کیے۔ اگر آپ منقبت کے نام پر، قرآن کے نام پر، اہل بیت کے نام پر، انبیاء مرسلین کے نام پر جس وقت ان کا نام لیا جا رہا ہو، اس وقت اگر آپ شو کلیپنگ کریں گے، اس وقت اگر آپ بیہودہ رقص کریں گے تو یہ اس توہین کے زمرے میں آتا ہے۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت میں توہین آمیز مواد نشر کرنے پر جیو کے مالک میر شکیل الرحمان، شائستہ لودھی، وینا ملک اور اسد خٹک کے خلاف تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295A کے تحت مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا۔ دوسری طرف لاہور کی سیشن عدالت میں بھی جیو کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ جیو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر کے مسلمانوں کی دل آزاری کی۔ آپ کچھ بات کریں گے بھارتی انتخابات سے متعلق۔ مسلم لیگ کے رہنما چودھری پرویز الہی نے ایک مرتبہ پھر توپوں کا رخ نواز شریف کی طرف کر دیا ہے۔ کہتے ہیں بھارتی انتخابات کے حتمی نتائج سے قبل وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے نریندر مودی کو مبارکباد پیش کرنا وہاں کے مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ ہے۔ مزید جانیے لاہور سے ثنا سیف کی اس رپورٹ میں۔ عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی پر کاف لیگ پہلے ہی حکمران جماعت سے نالا ہے۔ ان حالات میں جلتی پر تیل کا کام کیا بھارتی انتخابات میں فاتح امیدوار کو نواز شریف کی جانب سے مبارکباد کے فون نے۔ اس فون کی گھنٹیاں اتنی زوردار تھیں کہ چودھری صاحب کو بھارتی مسلمانوں کا دکھ یاد آ گیا۔ 1000 مسلمانوں کا خون ان کے سارا 1000 مسلمان، وہ ایسی لوگوں نے مبارکبادیں دینے شروع کر دیے۔ پہلے وہ اپنی پالیسی تو دے، ابھی تو اوس بھی نہیں ہوئی۔ بات یہیں ختم نہ ہوئی بلکہ چودھری پرویز الہی نے تو انتخابات میں دھاندلی کے خلاف 18 مئی سے باقاعدہ ریلیوں کا اعلان بھی کر دیا ہے، جن کے ذریعے سیالکوٹ، بہاول نگر اور جھنگ سمیت پنجاب کے 8 اضلاع میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کر کے نون لیگ کو آئینہ دکھایا جائے گا۔ کیمرامین جہازیب کے ساتھ ثنا سیف، ڈان نیوز، لاہور۔ اب ذکر الطاف حسین کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کا۔ الطاف حسین کے نائکوب کے معاملے پر متحدہ قومی موومنٹ سراپا احتجاج ہے۔ اراکین سندھ اسمبلی کا کہنا ہے کہ وزیر داخلہ نے نان ایشو کو ایشو بنا دیا ہے۔ نائکوب جاری کیے جانے تک احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سید ذیشان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کو قومی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ جاری نہ کیے جانے پر متحدہ کے اراکین نے سندھ اسمبلی کے احاطے میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ارکان نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر نعرے درج تھے۔ فیصل سبزواری کا کہنا تھا کہ وزیر داخلہ لوگوں کے جذبات پر پانی ڈالیں، پیٹرول نہیں۔ لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، ان پر پانی ڈالنے کا کام کریں آپ اسلام آباد میں بیٹھ کر، پیٹرول نہ ڈالیں پہلے سے بھڑکے ہوئے جذبات کے اوپر، اور فی الفور قائد تحریک جناب الطاف حسین کے نائکوب اور پاسپورٹ کو جاری کیا جائے۔ ڈاکٹر صغیر کہتے ہیں کہ وزیر داخلہ نے نان ایشو کو ایشو بنا دیا ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ سازش میں ملوث عناصر کے چہروں سے نقاب اتار کر کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ کہ خدا را جن بحرانوں میں ویسے ہی پاکستان ہے اس کو ایڈریس کریں، جو نان ایشوز ہیں اس کو ایشوز میں کنورٹ نہ کریں۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اپنے اس سازش کو، جو لوگ بھی اس سازش میں ملوث ہیں، ان کو بے نقاب کریں۔ اراکین سندھ اسمبلی کا کہنا تھا کہ نائکوب کے اجرا تک احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کیمرامین محمد نبیل کے ساتھ سید ذیشان احمد، ڈان نیوز، کراچی۔
सदर मुमलकत ममनून हुसैन कराची के जिक्र पर आप दीदा हो गए। कहते हैं कराची के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। कराची में जिना वीमेन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन की तकरीब से खिताब में सदर ममनून हुसैन का कहना था कि हुकूमत कौमी मसाइल को कामयाबी से हल कर रही है। कराची के मसाइल को भी तरजीही बुनियादों पर हल किया जा रहा है। कराची के जिक्र पर सदर आबदीदा हो गए। उन्होंने शहर से अपनी तवील वाबस्तगी का भी इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में इक्तिसादी बेहतरी के इशारे मिलना शुरू हो गए हैं। सदर का कहना था कि कौमी तालीमी निसाब में तब्दीली की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म से निसाब में तब्दीली की सिफारिश कर दी है। अब देख लिए लियारी के लिए 3 अरब का पैकेज। हुकूमत सिंध की जानिब से लियारी के लिए 3 अरब रुपए का एक और तरक्याती पैकेज जारी किया गया है। गैंगवार ग्रुपों में आर्जी फायर बंदी के बाद इलाके में तरक्याती काम का आगाज़ कर दिया गया है। शफी बलोच की रिपोर्ट देखिए। गैंग वॉर के बायस नकल मकानी करने वाले मकीनों को अपने घर वापस लाने के लिए लियारी में तरक्याती मंसूबों के लिए 3 अरब रुपए का पैकेज जारी कर दिया गया है। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में तरक्याती मंसूबों में बेदाब्तियों के बायस आला हुकूमती क़यादत ने खुद इन मंसूबों की निगरानी करने का फैसला किया है। एक मजीद नया पैकेज ला रहे हैं, वो भी 3 अरब से ज़्यादा का होगा और वो उसकी खूबी बराह रास्त तो खुद उसकी निगरानी करेंगे और उनके बिलावल हाउस में उनके घर में उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर का दफ्तर होगा। इन मंसूबों में स्कूलों, अस्पतालों और खेल के मैदानों की तामीर और मरम्मत समेत मजीद कॉलेजेस और शाहराहों की तामीरात भी शामिल हैं। अब जो कुछ मराइल में जैसे खड्डा सुपर मार्केट है और कुछ इस तरह के जो है फुटबॉल ग्राउंड को जो है स्टेडियम की शक्ल दी जा रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी स्कीम होंगे वो लियारी वालों के लिए अच्छी खबर लेके आएंगे और उनके मुस्तकबिल के लिए बेहतर होगा। मकीनों का कहना है कि तरक्याती मंसूबों में शफाफियत, इलाके में मुस्तकिल क़याम अमन और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए भी हुकूमत को संजीदा इक़दाम करने होंगे। कैमरामैन मोहम्मद सज्जाद के साथ शफी बलोच, डॉन न्यूज़ कराची। लाहौर में हुई पाक रेंजर स्कूल की सालाना तकरीब तक़सीम इनामात। बच्चों ने स्टेज पर शानदार टैबलोस पेश करके हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। तफसीलात उमैर राना की रिपोर्ट में। रंग बरंगे कपड़ों में मलबूस इन बच्चों की परफॉर्मेंस देखकर बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने साल भर निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तभी तो आज ये नौनिहाल अपनी कामयाबी पर मेडल्स, सर्टिफिकेट्स हासिल करने के साथ साथ शानदार परफॉर्मेंस पर भरपूर दाद भी समेट रहे हैं। तकरीब के मेहमान खसूसी ने जोर दिया कि दौरे हाजिर में तालीम की अहमियत पहले से ज्यादा बढ़ गई है। तालीम ही की बदौलत कौमें तरक्की करती हैं, ताहम मुल्क का मुस्तकबिल ताबनाक बनाने के लिए जरूरी है कि मायार तालीम को बेहतर बनाया जाए। इस मुल्क के बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए, अच्छा इंसान बनाने के लिए, अच्छा हुनरमंद बनाने के लिए दिन रात मसरूफ है। तकरीब में शरीक बच्चों ने अज़्म का इजहार किया कि वो बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान और रेंजर्स का नाम रोशन करने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। कैमरामैन जहांजेब के साथ उमैर राना, डॉन न्यूज़, लाहौर। अहम खबर आपको दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़का अशरफ समेत पीसीबी के 38 मुलाजमीन को बहाल कर दिया है और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि अदालत ने बोर्ड के 38 मुलाजमीन को भी बहाल करने का हुक्म जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन ज़का अशरफ को बहाल कर दिया है। इसी बारे में मज़ीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे हसीब भट्टी से। हसीब भट्टी, बताइएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मज़ीद क्या अहकाम जारी किए गए? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो जस्टिस नूरुल खान कुरैशी की जानिब से जो फैसला दिया गया है, इसमें कहा गया है कि 120 दिन के लिए अबूरी कमेटी कायम की गई थी, जबकि ये इससे बहुत ज्यादा वक्त हो चुका है और 24 के करीब मुलाजमीन ने पटिशन दाखिल की थी अबूरी कमेटी के मतलब, जिसको अदालत ने आज उसे अबूरी कमेटी को मुअत्तल करते हुए
साबिक चेयरमैन ज़का अशरफ को बहाल कर दिया, जबकि इसके साथ ही साथ जो 38 मुलाजमीन अबूरी कमेटी ने जिन्हें मुअत्तल किया था उन्हें भी दोबारा बहाल कर दिया है। और ये बताता चलूं कि ये तीसरी मरतबा है कि ज़का अशरफ को बहाल किया गया है। इससे पहले भी अदालत आलिया की जानिब से उन्हें बहाल किया गया था, लेकिन हुकूमत की तरफ से दोबारा उनके खिलाफ पटिशन डाल करके उनका मुअत्तल किया गया, लेकिन ये तीसरी मरतबा है कि उन्हें दोबारा बहाल किया गया है। जी अच्छा हसीब भट्टी, ये बताइएगा ज़का अशरफ को उनके ही ओहदे पर बहाल किया गया है? देखिए, ज़का अशरफ को चेयरमैन पीसीबी के तौर पर बहाल किया गया है, जिसका उन्होंने बाकायदा तौर पर इंतखाब के बाद वो चेयरमैन मुंतखब हुए थे 2011 में, जिसके खिलाफ मुल्तान पीसीबी मुल्तान की जानिब से उनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दाखिल की थी, जिसे जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था और एक अबूरी कमेटी कायम की गई थी हुकूमत की जानिब से, जिसने ये इंतजाम संभाला था। जिसके बाद ज़का अशरफ को बहाल कर दिया गया है, 38 मुलाजमीन को भी बहाल कर दिया गया है। ये बताइएगा, जब इन्हें बरतरफ किया गया था उसके बाद जो तकर्रियां हुई अब उनका क्या होगा? देखिए, ये तो अभी जो अभी चेयरमैन बहाल हुए हैं, जब वो अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे तो उसके बाद वो ये फैसला करेंगे। जो पीसीबी के आइन के मुताबिक पीसीबी का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है उसकी बाकायदा इजाजत के बाद अगर ये तकर्रियां हुई हैं तो इन्हें कंटिन्यू रखा जाएगा, अदरवाइज ये अगर उसके बगैर की गई हैं तो उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। चूँकि इससे कबल चेयरमैन पीसीबी जो अबूरी चेयरमैन थे नजम सेठी और उनके जो साथ बोर्ड ऑफ गवर्नर था, उन्होंने 38 मुलाजमीन को जिनके अच्छा हसीब भट्टी, आपसे ये जानना चाहते हैं, ज़का अशरफ के साथ साथ 38 मुलाजमीन को बहाल किया गया है, कौन कौन शामिल हैं इन मुलाजमीन में? देखिए, ये ज्यादातर जो मुलाजमीन थे ये ज्यादातर वो वाले मुलाजमीन हैं जो बोर्ड के इंतजामात जो जिनके जिम्मे होते हैं, उन मुलाजमीन को उस वक्त जो चेयरमैन जो साबिक चेयरमैन थे जो जिनको बहाल किया गया उनके दौर में इनकी भर्तियां हुई थी और उन्हें अबूरी दौर में उनको सस्पेंड कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने अदालत से रजू किया था। ये ज्यादातर वो मुलाजमीन है जिनका तल्लक इंतजामी अमूर से होता है, उनको दोबारा बहाल किया गया है। बहुत शुक्रिया हसीब भट्टी हमें अपडेट करने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए डॉन न्यूज़। क्या हुआ?